जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 19 सितंबर मंडे और दोस्तों आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तीनों ही हिंदू में आए हैं। 2 आर्टिकल्स आईआर से ओरिएंटेड हैं। एक आर्टिकल में क्रिटिक है, हैप्पीमैन जेकब ने आर्टिकल लिखा है, जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म है कि इंडिया ने आईपीईएफ यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के जो ट्रेड वाला पिलर है उससे बैकआउट क्यों किया है। आईपीईएफ के 4 पिलर्स हैं, हमने उस दिन फ्राइडे को भी वीडियो में डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस करेंगे आईपीईएफ के बारे। तो क्रिटिक है थोड़ा सा, यहाँ पे क्रिटिसाइज करा गया है इंडिया के इस फैसले को। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जहां पे बात करी गई है चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस की और कैसे वो ऑब्स्टिकल है साउथ एशिया प्रोस्पेरिटी में, कैसे वो ऑब्स्टिकल डालता है इंडिया के प्रोग्रेस में भी। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी से पर्टिनेंट जेंडर पे गैप, ये भी हिंदू में आया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूं कि आपने मेंस के क्वेश्चंस भी देखे होंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 के जो एग्जाम है हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बार बार ये बात कहता भी रहता हूं दैट अगर हम ये एडिटोरियल्स को स्मार्टली पढ़ते रहेंगे, अगर हम हिंदू के एडिटोरियल्स को पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इजीली इन क्वेश्चंस को भी हम आंसर कर सकते हैं। मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर तो आप 2 या 3 बार अगर यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, चाहे आपने प्री नहीं भी क्लियर किया, लेकिन आप वेल अवेयर हैं यूपीएससी के सिलेबस के साथ, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रख सकेंगे कि एडिटोरियल जो है वो बहुत ईजिली आपको जीएस 2 और जीएस 3 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। और आई वुड से इवन जो सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन जीएस 1 में आते हैं वो भी बहुत ईजिली हमारे एडिटोरियल से कवर हो सकते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप कंटिन्यू रखिए अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, अपने आप पे भरोसा रखिए। एक दिन जरूर आएगा कि आप भी मेंस लिखेंगे और आप मेंस को क्रैक करेंगे, डेफिनेटली क्रैक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जियोपॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स अ फूल्स एरेंट। नाउ बात यहां पे करी गई, देखो हम यहां पे इंडो पैसिफिक में बहुत रेलेवेंट बनना चाहते हैं। अब इंडो पैसिफिक में रेलेवेंट बनने के लिए इंडो पैसिफिक, मैं इसको बार बार थोड़ा एक लाइट हार्टेड वे में कहता हूं कि इंडो पैसिफिक क्या है, चाइना पीड़ित समाज। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, एशियान देश हैं, जो कि चाइना के मस्कुलर एग्रेशन से बहुत परेशान है, बहुत खफा है। और हम ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पे होने से कैसे हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका हम हिस्सा हैं, चाहे वो इंडियन ओशन में हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो। तो लेकिन हमारी जो सेंट्रलिटी है कि भाई हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है या रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो अपहोल्ड करना चाहते हैं, हमारी सेंट्रलिटी इंडो पैसिफिक में एशियान की सिक्योरिटी है। हमने यहाँ पे दादागिरी नहीं करनी है। हम ये नहीं कहते कि चाइना अगर दादागिरी कर रहा है तो आज हम यहाँ पे दादागिरी करनी शुरू कर दें, नहीं। लेकिन हमारी देखिए बहुत एक इन्वॉल्वमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में। हमारा जो विजन है वो बहुत बेहतर है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। हम क्वाड में भी हैं, है ना। अब क्वाड के चलते देखिए पिछले 2 सालों में 3 बार क्वाड की मीटिंग हो चुकी है। इस बार मई में टोक्यो में जो तीसरी क्वाड की मीटिंग हुई थी, वहां पे ये यूएस लेड, अमेरिका लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की स्थापना करी गई थी। लेकिन जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी नजर है इंडो पैसिफिक को लेके, वहां पे जो आर्थिक जो चीजें आती हैं, अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, वो हमारी विजन वहां पे इनकम्प्लीट क्यों है। तो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए ना। हम आइसोलेशन में जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को क्यों देख रहे हैं। यानी कि देखिए अब जियो पॉलिटिक्स है, हमने अपने इंटरेस्ट को अगर सेफगार्ड करना है, अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है चाइना को कंटेन करना, और अगर उस इंटरेस्ट को कंटेन करने के लिए, उस इंटरेस्ट को मीट करने के लिए हम एक अलायंस बना रहे हैं, क्वाड में आ रहे हैं, जहां पे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वो भी सेम ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं, तो व्हाई नॉट इन इकोनॉमिक्स। इफ पॉलिटिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स अगर सेम है तो व्हाई नॉट इन इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाई डिड वी वॉक आउट ऑफ द आईपीईएफ ट्रेड पिलर। सो अगेन आईपीएफ के बारे में मैं फिर से ब्रीफली बात करूंगा। आईपीएफ के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। आई रिमेंबर मई की बात है, जब मई में क्वाड सबमिट हुआ था टोक्यो में, राइट। अब देखिए हमने ये बोला है, अमेरिका ने क्या कहा था आईपीएफ में, अमेरिका ने कहा था दैट देखो ये इट इज नॉट लाइक एन एनी अदर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अमेरिका का ये कहना था कि जैसे पहले आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में सुनते आ रहे थे, इट इज नॉट जस्ट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये बहुत बेहतर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जहां पे और भी बहुत सारी बातें करी जाएंगी। क्लीन एनर्जी के बारे में बात करी जाएगी, सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस के बारे। सो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। लेकिन हमने इसके 4 पिलर्स हैं, एक पिलर है ट्रेड का। हमने ये कहा था देखो हमारी जो नेगोशिएशंस हुई इस फोरम में, तो हमको ये हमारा यहाँ पे सरकार का ये व्यू सामने आया दैट अभी भी क्लैरिटी नहीं है ओवर द फाइनल कॉन्टूर्स ऑफ द अग्रीमेंट। हमको इस बात की भी समझ नहीं आई है कि कैसे हमारे आर्थिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर हम इस फोरम का हिस्सा बनते हैं। अब इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म करा गया दैट देखो ना तो हम आरसीईपी का हिस्सा है यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ना ही हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा है।
एक IPEF जो है अमेरिका लेड है, RCEP जो है वो चाइनीज लेड है। हमने RCEP से क्यों बैकआउट किया था? बिकॉज हमारा ये कहना था कि अगर चाइनीज गुड्स अगर इंडियन मार्केट्स में फ्लड करना शुरू कर देंगे, यानी कि अगर हम यहां से अगर इंडिया में जो गुड्स आ रहे हैं चाइना से वो 80 to 90% लेस इंपोर्ट ड्यूटी पे आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो क्या कुछ सेम, यानी कि भाई चाइना को मार्केट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा मिले और हमारे गुड्स का क्या? बिकॉज देखिए इतनी मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे होती नहीं है, बट व्हाट अबाउट आर गुड्स, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आर मेकर्स, विच आर डोमेस्टिक पीपल आर मेकिंग, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी हमको कैसे मिलेगी? ठीक है, तो हमने कहा कि ये सेम हमारे जो कंसर्न्स है, ये सेम डिलेमा हमको IPEF में भी है, दैट वी डोंट वांट कि हमारी टेरिटरी या हमारी मार्केट में बाकी देशों के प्रोडक्ट्स यहां पे फ्लड इन करें एट लेस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। बट यहां पे जरा सोचने की बात है कि हम इंडो पैसिफिक में रेलेवेंट बनना चाहते हैं। देखिए क्वाड के बारे हमेशा ना क्रिटिसिज्म में ये बात आती है कि क्वाड के अंदर मिलिट्री की बातें नहीं करी जाती है। क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस, क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है, लाइक ऑकसिस, मैं बार बार ये कहता भी रहता हूं। क्वाड में बातें चलो वैक्सीन के बारे, वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो, कंटेनिंग चाइना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है, हार्ड पावर की बातें क्वाड में नहीं करी जाती हैं। तो चलो अगर हमने ये टेम्पटेशन को अवॉइड भी किया है कि क्वाड को मिलिटराइज नहीं करना, लेकिन जहां पे जियो इकोनॉमिक्स की बात आती है, जहां पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात आती है, तो ऐसी क्या चीज हमें रोक रही थी कि हम डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, डेफिनेटली हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये भारत सरकार का व्यू होना कि भाई अगर हम कोई ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। देखो जहां तक तो बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अभी रिसेंटली हमने देखी, अभी बांग्लादेश के साथ भी सेपा की बात करी है। अर्ली दिस ईयर इन 2022 हमने UAE के साथ भी सेपा एग्रीमेंट साइन किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ, है ना, इजराइल के साथ भी आने वाले टाइम में हम FTA की बात कर रहे हैं। तो बायलेटरल में तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को वेलकम कर रहे हैं, बट व्हाई आर नॉट वी वेलकमिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, राइट? सो दैट इज अ की कंसर्न। फाइन, यहां पे भारत सरकार का ये कहना कि भी हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना से या अमेरिका से वो लेस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पे यहाँ पे फ्लडेड हो, वो बात सही है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा अपनी दृष्टि को एक बढ़ाना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा, बिकॉज जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स आइसोलेशन में नहीं, they have to be very complementary to each other. Now 3 और पिलर्स हैं, हमने ये बात IPEF के बारे फ्राइडे को भी करी थी, ठीक है, सप्लाई चेन्स हो या एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस की बात करें या ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो 3 पिलर्स हैं। चौथा पिलर ट्रेड का है। इनफैक्ट जैसे अभी मैंने RCEP की भी बात करी, तो RCEP फंक्शनल कब हुआ है? इसी साल 2022 से फंक्शनल हुआ है। इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जेकब क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं। दोनों RCEP चाइनीज लेड और IPEF दोनों में क्षमता है, पोटेंशियल है कि कैसे वो तकदीर बदल सकता है इस इंडो पैसिफिक रीजन की, और इंडिया इन दोनों ट्रेडिंग ब्लॉक्स में नहीं है। तो थोड़ा सा IPEF के बारे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज किसी का कमेंट आया था कि IPEF के बारे हमें समझ नहीं आया। हालांकि IPEF के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी, जो बच्चे एडिटोरियल्स के वीडियोस अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो हमने IPEF को लेकर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पहले भी करा है। बट चलो एक पासिंग बाय इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि ये अमेरिका का एक इनिशिएटिव है, इसमें तो इसमें टोटल 13 देश हैं, इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे ना, तो बैरक ओबामा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ब्लॉक को लेकर बहुत इंटरेस्टेड थे। वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ब्लॉक में अमेरिका एंटर करना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बैकआउट कर जाते हैं। चाइना ने इस बात का फायदा उठाया, चाइना ने RCEP की बात करी, नेगोशिएशन चले, फाइनल जो एग्रीमेंट था 2020 में साइन करा गया RCEP का, ठीक है। नाउ ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, ये एक तरह से काउंटर माना जाता है अगेंस्ट द चाइनीज लेड RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। काफी हद तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि RCEP में भी हैं और IPEF में भी है। तो इससे ये बात भी समझ आती है कि जरूरी नहीं है कि जो देश चाइना के दोस्त है वो अमेरिका के दोस्त नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक तरफ चलो हम RCEP में नहीं थे तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हम IPEF में भी ना होते, हो सकता है कि हम IPEF में होते, RCEP ना होते, या इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आर्टिकल में बात करी गई है, क्रिटिक में हैप्पीमैन जेकब कह रहे हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अगर कोई चाइनीज लेड ब्लॉक है, आफ्टर ऑल हम ब्रिक्स में भी तो हैं, चलो वहां पे ट्रेडिंग की बात नहीं करी जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे किसी ब्लॉक में, ऐसे किसी संगठन में नहीं है जहां पे चाइना प्रेजेंट ना हो, तो क्या हर जगह हम RCEP में भी होते और IPEF में भी होते। तो ये बातें यहां पे डिस्कस करी गई हैं। ये यहां पे 15 देश हैं RCEP के, इनके बारे आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसी साल 1 जनवरी 2022 से RCEP जो है वो फंक्शनल हुआ है, 15 देश इसमें आते हैं, और इसको अग्रीमेंट को फाइनलाइज होने में भी, RCEP के अग्रीमेंट को फाइनल होने में भी लगभग 8-9 साल लग गए थे। बहरहाल नाउ टाइम टू रीथिंक की बात, अगर हम टाइम टू रीथिंक की बात करें
तो देखिए अगेन वही बात जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कही थी कि जब हम बायलेटरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को परस्यू कर रहे हैं, यूएई है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल, ईयू के साथ हम बातचीत फिर से रिवाइव कर रहे हैं बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडो पैसिफिक फोरम, राइट? अब देखिए, अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि भी कोविड के बाद बहुत सारे देशों ने बोला कि चाइना में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो चाइना में अवेलेबल हैं। हमको भी इस बात की बहुत आशा थी, होप थी कि भाई अब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया अट्रैक्ट करेगा, जो पैसा पहले चाइना में जाता था इंडिया में आएगा, लेकिन कोई इतना पैसा तो नहीं आया। ठीक है, आने वाले टाइम में आया तो और बात है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन की हम बात करें। ठीक है, हम देखिए हम क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं कि भाई हम मल्टीलेटरलिज्म को अपहोल्ड करते हैं, है ना? देखो अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जहां पे बात आती है, तो जैसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कहते हैं कि भाई हम एससीओ में भी जा रहे हैं, हम क्वाड में भी जा रहे हैं, ठीक है, हम G7 में भी जाते हैं, ठीक है, अगर इतने सारे डिफरेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबर्स हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम G7 में जा रहे हैं या अगर हम क्वाड में जा रहे हैं, तो वहां पे एंटी चाइना एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अगेन हम ब्रिक्स में जा रहे हैं, एससीओ में जा रहे हैं, जहां पे एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस की बात करी जाती है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस कि हम मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का हिस्सा ना बने? मल्टीलेटरलिज्म को तो हमने बहुत एम्ब्रेस करा ही है, तो हम क्या मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। तो ये देखिए, अब जायज तो नहीं बनता कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है लेकिन हम इस ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इससे हथियार बल्कि चाइना को मिलेगा। देखिए, अब आज के टाइम पे अगर हम चाइना से हम 100 रुपए का इंपोर्ट करते हैं, तो हम चाइना को एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? 20 रुपए का। तो यानी कि बीच में एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वास्तव में 100 या 20 रुपए का नहीं होता, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यानी कि बीच में 80 रुपए का जो गैप है वो क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। वो ट्रेड डेफिसिट किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में है। अक्सर यहाँ पे बात एक एप्रीहेंशन माना जाता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करें या ट्रेड एक्सपर्ट्स की बात करें, कि जितना इंडिया और चाइना की पार्टनरशिप डीपन होगी, कल को चाइना उसी इतनी ज्यादा डीप इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे रशिया क्या कर रहा है? रशिया आज के टाइम पे गैस नहीं दे रहा। रशिया कहता है कि कोई नहीं, आप मेरे पे सैंक्शंस लगाओ, मैं आपको गैस नहीं दूंगा, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है। तो कल को हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इतनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर दिखाएं। ठीक है, कि कल को चाइना हमारे ही ट्रेड को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, हमारी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करे। कल को हमने दवाइयां बनानी है, ड्रग्स बनाने हैं, चाइना बोले कि मैं आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं भेजूंगा। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हम बाकी मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक्सप्लोर करें, चाहे उसमें चाइना प्रेजेंट है चाहे उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब चाइना के साथ ट्रेड करना अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, चाइना को बॉयकॉट करना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे देशों ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट थे 2020 में, कि भाई हम चाइना को बॉयकॉट कर देंगे। तो पबजी डिलीट करने से या फोन्स बाहर आके OnePlus के फोन बाहर फेंकने से या चाइनीज फोन्स फेंकने से आप चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते, चाइना को नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, हमको ये सामना फेस टू फेस करना पड़ेगा और ये सामना अभी करना पड़ेगा। अब अमेरिका तो कोशिश कर रहा है कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को डीकपल करा जाए चाइना के साथ। तो चलो, अमेरिका ने कोशिश करी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाने की। तो हम इस बात से इतना शर्मा क्यों रहे हैं? हालांकि अमेरिका कितना कामयाब रहेगा ये भी टाइम ये बात भी टाइम बताएगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ने अपने व्यूज प्रकट करे हैं। हो सकता है कल को एक आर्टिकल आए जहां पे बोले कि इंडिया ने बिल्कुल सही किया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम से अपने आपको विड्रॉ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के ट्रेड पिलर से अपने आपको विड्रॉ करके। ठीक है, तो अगेन यहां पे बार बार ये बात कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि अगर हम इस फोरम में होते और हम इवन RCEP में भी होते। ठीक है, नीड टू रिमेन रेलेवेंट। तो देखिए, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड इट विल बी वेरी हार्ड टू इंटीग्रेट इंडिया इनटू द रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स अगर हम इस तरह के मल्टीलेटरल ब्लॉक्स में नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात आती है, तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक संगठन की बात करी थी, MSP यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एक अलायंस की बात करी थी, विच इज अगेन लेड बाय USA, जहां पे बात करी गई थी कि कैसे इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सिक्योर किया जा सकता है, कैसे डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम की जा सकती है, कैसे बेटर एक्सट्रैक्टिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए हम रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। इंडिया इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स में हम हिस्सा ना बने। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जो सेंट्रल बात है यहाँ पे डिस्कस करी गई है। ठीक है, और क्या हम चाहते हैं? हम देखिए, हम पिछले इतने सालों से 2014 से हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो 1991 में नरसिम्हा राव जी ने लुक ईस्ट का जो स्लोगन कॉइन किया था। एक्ट ईस्ट की जब बात आती है कि और ज्यादा डायनेमिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम एशियान रीजन के साथ दिखाएं, लेकिन एशियान रीजन के साथ अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो फिर एक्ट ईस्ट का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा ना। फिर तो वापस हम पुराने वर्जन में चले जाएंगे, लुक ईस्ट वाले वर्जन पे। तो कब तक हम देखते रहेंगे, कब तक हम विजन करते रहेंगे? वी हैव टू एक्ट ऑल्सो, वी हैव टू इंक्रीज आवर इकोनॉमिक लिंकेजेस विद द एशियन रीजन। ऑन वन हैंड वी वांट टू बिकम a superior maritime power than China, and on the other hand we are nowhere present in any economic forum in the Asian region. So this raises a question that why have we not why have we backed out from the trade pillar of the Indo-Pacific Economic Forum?
ठीक है। और यहां पे अंत में कॉशन की बात आती है, जितना इंडिया कम इंगेज करेगा एशियन रीजन के साथ या इंडो पैसिफिक रीजन के साथ, इकोनॉमिकली जितना इंडिया कम इंगेज करेगा उतना ही चाइना को फायदा मिलेगा, उतना ही चाइना की जो इंटीग्रेशन है वो ज्यादा बेहतर होगी, और उतना ही खतरा इंडिया को है कि इकोनॉमिकली वो आइसोलेटेड हो जाएगा इस पूरे रीजन से। चलिए, सो मिसिंग द इंडो पैसिफिक मूवमेंट की यहां पे बात आ रही है। तो क्वाड कोई मिलिट्री अरेंजमेंट तो है नहीं, क्वाड कोई सिक्योरिटी अलायंस तो है नहीं, तो अगर मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है, सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, तो क्या है यहां पे? तो यहां पे अगर इकोनॉमिक अलायंसेस की बात हो सकती है, इकोनॉमिक लिंकेजेस की बात हो सकती है, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। तो इंडिया को ये ब्लॉक को और इस रीजन को यूटिलाइज करना चाहिए अपने जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए। सो टाइम टू रीथिंक अबाउट दिस डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, अ डिसरप्टिव नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना जो कि एक P5 मेंबर है यूएनएससी का, तो चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करा है और चाइना ने साजिद मीर जो कि कमांडर थे, जिन्होंने जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे 2008 में, जो ताज अटैक्स हुए थे, लश्कर तैयबा के एक टेररिस्ट हैं, इन्होंने ये अटैक्स को कमांड किया था। तो चाइना ने अपना वीटो पावर यूज करके उनको अल कायदा सैंक्शंस कमेटी में लिस्ट नहीं करा। ठीक है, इस अल कायदा सैंक्शंस कमेटी को यूएनएससी 1267 कमेटी भी कहते हैं। क्या ये पहली बार है? इवन इन द पास्ट अगर हम अब्दुल रहमान मकी की बात करें जो कि लश्कर तैयबा के हैं, या अब्दुल रऊफ अजहर की बात करें जो कि जैश ए मोहम्मद के हैं, तो चाइना ने अपना ये स्टेटस इस्तेमाल पहले भी करा ताकि कैसे उनको लिस्ट ना करा जा सके अल कायदा सैंक्शंस कमेटी पे, और ये यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। ठीक है, और चाइना ने 10 सालों तक अंटिल 2019 जैश ए मोहम्मद के जो लीडर हैं मसूद अजहर, उनको भी लिस्ट नहीं करा था एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। तो चाइना ये सब क्यों कर रहा है? अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को बचाने के लिए। लेकिन क्या चाइना की ये कोशिश पाकिस्तान को बचाने की, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तो आदत है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान तो ये टेररिज्म को प्रमोट करता है। पाकिस्तान की आर्मी हो, ISI हो या सिविलियन लीडरशिप हो, उन सबको पता है कि जैश ए मोहम्मद क्या है, लश्कर तैयबा क्या है, उनके साथ इन्वॉल्व है उसकी ISI, उनके साथ इन्वॉल्व है उनकी आर्मी। चाइना जितनी मर्जी कोशिश करे पाकिस्तान को बचाने की, लेकिन यह भी रियलिटी है कि अभी भी पाकिस्तान खतरे में है। पाकिस्तान में चलो इकोनॉमिक क्राइसिस तो क्या है वो तो आप सब जानते ही हैं, बट इनफैक्ट पाकिस्तान को भी चाइना के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है। चाहे जितना मर्जी हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें कि चाइना ने कहा था कि जी मैं बहुत जॉब्स क्रिएट करूंगा, बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, लेकिन आज पाकिस्तान बहुत बड़े कर्जे में है और आज पाकिस्तान को IMF से भी पैसा नहीं मिल सकता। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है ऑफ द FATF, अभी तक इस लिस्ट से बाहर नहीं आया पाकिस्तान। अब अगर हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करें तो काउंटर टेररिज्म, देखिए हम कितना ज्यादा एक्टिवली काउंटर टेररिज्म की बातें पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। हमने खुद, इंडिया ने खुद टेररिज्म से कितना सफर किया है, पाकिस्तान ने कितना सफर किया है इटसेल्फ टेररिज्म से। तो पाकिस्तान की तो आदत है कि वो टेररिज्म को भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कह के क्लासिफाई करता है। लेकिन काउंटर टेररिज्म एक लौता एरिया नहीं है जहां पे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती अड़चन बन रही है ग्लोबल एफर्ट्स को एडवांस करने के लिए। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, या अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, ऐसे देशों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्सपोर्ट करना, वैसे तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो चाइना ने ही डेवलप करी है पाकिस्तान के लिए, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इस तरह की जो फ्रेंडशिप है चाइना पाकिस्तान की, क्या ये साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी को एडवांस करेगा या साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करेगा? ये बात सोचने वाली है। तो जहां पे हम बात करें बैड बॉयज ऑफ साउथ एशिया, तो दोनों चाइना और पाकिस्तान द बैड बॉयज ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, द विलन्स ऑफ साउथ एशिया। तो दोनों देशों ने हेल्प करा है नॉर्थ कोरिया को विद एडवांसिंग देम विद द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, अगर हम मिलिट्री रिश्तों की बात करें चाइना पाकिस्तान की, तो 1960s में चाइना पाकिस्तान के रिश्ते काफी स्ट्रांग हो रहे थे। आपको याद होगा 60s का ही वो डेकेड था जब इंडिया का कन्फ्लिक्ट था, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। तो जैसे हमारे डिफरेंसेस हमारे नेबर्स के साथ बढ़ते रहे, वैसे जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, वो आपस में और दोस्ती अपनी बढ़ाते रहे। ठीक है, इनफैक्ट लगभग 47% जो चाइना के जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं वो कहां जाते हैं? वो पाकिस्तान में जाते हैं। तो चाहे वो हथियार हो, एम्युनिशन हो, चाहे वो वेपन्स हो, छोटे वेपन्स हो या वो बड़े फाइटर जेट्स हो, विमान हो, वो सारे के सारे पाकिस्तान में जाते हैं। और चाइना अपनी ये फ्रेंडशिप को विद पाकिस्तान यूज करता है हाउ टू बैलेंस दैट अगेंस्ट इंडिया। अक्सर हम कहते हैं ना कि हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, एक बहुत वोलेटाइल नेबरहुड में रहते हैं, तो इस बात का चाइना भी बहुत फायदा उठाता है। फिर हम CPEC की बात करें, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत एसेंशियल पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब यहाँ पे चाइना ने पहले कहा था कि जी हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, बहुत जॉब क्रिएशन होगा, हाईवेज बनाएंगे, काराकोरम हाईवेज की यहाँ पे बात करी गई थी। अल्टीमेटली तो CPEC कॉरिडोर के चलते चाइना को एडवांटेज क्या है कि चाइना को इंडियन ओशन में यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंसर्न की बात यहाँ पे इंडिया के लिए क्या आती है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दिस रन्स अक्रॉस टेरिटरीज
which is a concern for India because this runs across the so-called POK, the Pakistan Occupied Kashmir. तो इंडिया को इस बात की काफी नाराजगी है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना ने जो डिजाइन करा है, why is it running through the Indian territories of Kashmir? नाउ ऑल वेदर फ्रेंड्स कि चलो जो मर्जी हो, हम चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ रहने वाला है कि भी मेरा हाथ पाकिस्तान के ऊपर है, यानी कि चाइना कह रहा है कि भी मैं पाकिस्तान का बड़ा भाई हूं, हमेशा उसकी मैं रखवाली करूंगा, ठीक है। नाउ बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लेंड कर रहा है। तो आज के टाइम पे पाकिस्तान अब चाइना के नजदीक जा रहा है। चलो अभी अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स भेजे हैं पाकिस्तान को, लेकिन अभी पिछले अगर हम कुछ 10 सालों की बात करें, हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान चाइना के ज्यादा नजदीक आ गया। जो किसी जमाने में अमेरिका की पोजीशन थी पाकिस्तान के लिए, आज वो चाइना की बन गई है। लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड बैलेंस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान भी इकोनॉमिक क्राइसिस, जस्ट ऑन द कस्प ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑलरेडी वहां पे फ्लड्स की प्रॉब्लम भी आई है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब यहां पे बात करें बायलैटरल ट्रेड की, तो दैट हॉवर्स अराउंड $20 बिलियन, लेकिन फेवर में किसके है? चाइना के फेवर में है, ठीक है। तो यानी कि अगर 20 रुपए का इंपोर्ट पाकिस्तान चाइना से कर रहा है, कितना पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को? 2 रुपए का। तो यानी कि जो $18 बिलियन का जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना के फेवर में है। तो 20 रुपए और 2 रुपए का मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे क्योंकि बिलियंस की बात की थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेमैन तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है अभी चाइना के ऊपर, और दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका, राइट। सो ये बात मैं पहले भी कहता रहता हूं कि जो पाकिस्तान जो चाइना के साथ दोस्ती है, इनफैक्ट चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव्स हो, सभी देशों को बहुत महंगी पड़ी है। वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द साउथ एशियन रीजन, स्पेशली ऑफ दीज आर नेबरिंग कंट्रीज, इज बिकॉज ऑफ देयर ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। नाउ चाइना की पोजीशन अगर हम कश्मीर के ऊपर बात करें, देखिए 50s में तो चाइना की पोजीशन जो थी कश्मीर के ऊपर बहुत न्यूट्रल थी। 60s में बात करें, 70s में बात करें, चाइना और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, 62 की वॉर होती है, तो चाइना का जो स्टैंड है वो प्रो पाकिस्तान हो जाता है। तो चाइना ने भी रिटोरिक अप करना शुरू कर दिया कि भाई हाँ भी कश्मीरीज को अपने आप डिसाइड करना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, इंडिया में जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। फिर 80s में वो टाइम आया जब चाइना और इंडिया के बीच में पीस था। 80s वॉज द टाइम जब चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रास्ते पे था, है ना, अगर हम डेंग जियाओपिंग की बात करें, राइट। एंड इंडिया और चाइना पीसफुली काम कर रहे थे, एंड ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में इंडिया और चाइना दोनों इकोनॉमिकली काफी राइज करेंगे। तो चाइना ने ज्यादा कोई कश्मीर को लेकर मुद्दा 80s में नहीं उठाया। लेकिन ऑफ रिसेंटली अगर हम बात करें, रिसेंटली अगेन चाइना इज प्लेइंग द कार्ड ऑफ कश्मीर इवन एट UNSC, एट द बेहेस्ट ऑफ हू? एट द बेहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया को अभी फिर से प्रोवोक किया जा रहा है। स्पेशली अगर हम एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करें, तो आपको याद होगा 2019 में 5 अगस्त 2019 की बात है, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि हम अखंड भारत की जब बात करते हैं तो अक्साई चिन्ह भी हमारा है। इस बात से चाइना की सरकार भी बहुत भड़क उठी थी। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जो भी पिछले 2.5 सालों से LAC में जो टेंशन चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना भी इस बात को लेकर काफी अपसेट था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट क्यों किया है। अब ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन चाइना ने भी इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम्स पे, UN के फोरम्स पे, UNSC के फोरम्स पे इस बात को उछाला है एट द बेहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान भी चाइना को बहुत सपोर्ट करता है। बार बार हम ये बात न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि चाइना का जो अगर हम जिनजियांग प्रोविंस की बात करें, वहां पे जो चाइना अट्रॉसिटीज कमिट कर रहा है ईगुर मुस्लिम्स को, तो पाकिस्तान इस बात से चाइना को बचाता है। इनफैक्ट अगर हम OIC की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, विच बाय द वे इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस, तो वहां पे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में यानी कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, कैसे जो मुस्लिम समाज के लोगों की बात करें, उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, तो वहां पे ये सब बातें करी जाती हैं। तो पाकिस्तान चाइना को इस फोरम पे बचाता है बिकॉज एवरीबडी नोज कि चाइना कितनी अट्रॉसिटीज कमिट कर रहा है ऑन द ईगर मुस्लिम्स। नाउ द लास्ट आर्टिकल, द जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रूथ्स एंड एक्शंस नीडेड। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत की, जब हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली भारत में 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आज 8 बिलियन की हमारी आबादी है दुनिया भर में, तो 1/5 जो आबादी है वो भारत में ही है। तो इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, और खास करके पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात करें तो इंडिया कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक रिकवरी, दैट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज एज वेल। लेकिन अगेन बार बार यहां पे बात आती है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के बारे, ठीक है, जनरल इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं कि भी जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या वो जस्टिसेबली सबको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। लेकिन हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं तो हम सिग्निफिकेंट GDP ग्रोथ भी देख सकते हैं, राइट। अब डेफिनेटली आज के टाइम पे औरतों की पोजीशन की बात करें इन द इंडियन सोसाइटी, या अगर हम जॉब सेक्टर की बात करें, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, इज मच डिफरेंट दैन व्हाट इट वाज लेट्स से 30 इयर्स बैक इन द 90s। लेकिन डीपनिंग इनइक्वालिटी, अब
पैंडेमिक के चलते तो हर किसी को ही बहुत देखिए कठिनाइयां आई हैं, बहुत मुश्किल आई हैं, है ना, बहुत लोगों की रोजी रोटी गई है, ठीक है, महामारी के चलते बहुत लोगों ने सफर किया है, लेकिन औरतों ने ज्यादा सफर किया है। इनफैक्ट औरतों को अपनी फुल टाइम नौकरियां छोड़ के, चाहे देखिए उनकी नौकरियां उनको 10,000 रुपये प्रति मंथ दे रहे हो या 15,000 रुपये प्रति मंथ दे रहे हो, लेकिन उनको अपनी नौकरियां छोड़ के अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए घर पे बैठना पड़ा, और अभी भी उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है। अभी बेरोजगारी की प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन औरतों में जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, इस आर्टिकल में ये बात आई है, वो ज्यादा है। कोविड के चलते बहुत इंपैक्ट पड़ा है, ज्यादा औरतों पर पड़ा है। अब यहां पे रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21, जहां पे ये बात करी गई है, अगेन वही बात करी गई है दैट पैंडेमिक के चलते मैसिव डाउनवर्ड प्रेशर आया है ऑन द वेजेस, मोर ऑन वुमेन एज कंपेयर टू मेन। तो यहां पे एक आंकड़ा भी सामने आया। तो अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज देखिए अगर हम जेंडर पे गैप की बात करें, अगर जेंडर पे गैप बहुत ज्यादा है, तो यानी कि मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, अगर एक दिहाड़ी के लिए एक आदमी को 1,000 रुपये प्रति दिहाड़ी मिल रही है, और वही दिहाड़ी और वही काम करने के लिए लेट्स से वो 9 to 5 आदमी भी काम कर रहा है, 9 to 5 औरत भी काम कर रही है, और उसको 500 रुपये मिल रहे हैं, तो ये तो जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। अगर हमने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ग्लोबल जेंडर पे गैप है उसको हम थोड़ा नैरो करें। इनफैक्ट रिपोर्ट ये बताती है कि 93-94 में इंडियन वुमेन ऑन एवरेज दे अर्न 48% लेस कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। तो यानी कि अगर मान लीजिए अगर एक आदमी है, अगर वो लेट्स से 9 to 5 दिहाड़ी करने के उसको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वहीं पे वही 9 to 5 दिहाड़ी करने के लिए, वही मजदूरी करने के लिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, औरत को 480 रुपये 500 रुपये मिल रहे हैं। ये गैप अब थोड़ा और नैरो हो चुका है, 28% पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भाई 0% पे हो, ताकि भाई इक्वल पे इक्वल वर्क की बात आती है कि भाई अगर आपको इक्वल वर्क आपको मिला हुआ है तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि आपको उसके बराबर की पे ना मिले, है ना। ऐसा ट्रेंड हम देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की बात करें, चाहे वो क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, औरतों को कम पैसे मिलते हैं, आदमी को ज्यादा मिलते हैं। इवन अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, टॉप पोजीशंस हैं, वो औरतों के पास है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू द मेल काउंटरपार्ट्स उनको सैलरीज कम मिलती है। अब चलो ये बात हम कह सकते हैं कि भी हो सकता है कि किसी की पढ़ाई लिखाई कम हो, किसी के पास स्किल्स डेफिसिट हो, या किसी के पास तजुर्बा कम हो, लेकिन मेन कारण जो हम जेंडर अगर पे गैप की बात करते हैं, मेन कारण क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। वही जो ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स है, जो चॉवनिस्टिक नॉर्म्स है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स है, वही बातें बीच में अड़चन डाल देती हैं। और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है, दिस इंक्लूड्स लोअर पेजेस पेड टू वुमेन फॉर द इक्वल वैल्यू ऑफ वर्क, जो कि उनके मेल काउंटरपार्ट्स भी कर रही है। बल्कि आईएलओ ने एक प्रिंसिपल इंश्राइन करा है, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में। एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इन बातों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन इस थीम पे पूछा जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूछा जाता है, या ग्लोबल पे गैप के बारे या जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में पूछा जाता है, आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं। जैसे कि आईएलओ की बात यहाँ पे आ गई, इस कन्वेंशन की बात आ गई, तो ये जो कन्वेंशन है CEDAW, ये इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। तो भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट करिए। क्या क्या स्टेप्स भारत ने उठाए हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ग्लोबल जो पे गैप है, जो जेंडर पे गैप है उसको नैरो करने के लिए। तो हम पहले कंट्री से, वी वर अमंग द फर्स्ट कंट्री जिसने इनैक्ट करा था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, ठीक है। उसके बाद हमने अडॉप्ट करा इक्वल रिनमरेशन एक्ट 1976 में। 2019 में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स अपने कोड ऑफ वेजेस में कैरी ऑन करे, ठीक है। मनरेगा की बात आती है, मनरेगा जो कि 2005 में एनाक्ट करा गया था। इसके चलते जो रूरल वुमेन वर्कर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिला था। तो जो मनरेगा वर्कर्स हैं, चाहे वो औरत हैं चाहे वो आदमी हैं, दोनों को बराबर की ही पगार मिलती है, ठीक है। 2017 में हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को भी अमेंड किया था, जिसके चलते जो मैटरनिटी लीव है विद पे प्रोटेक्शन फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स दी थी, खास करके उस एस्टैब्लिशमेंट में जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे औरतों को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स, एक्सटेंड कर दिया गया था। तो कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, स्किल डेफिशिएंसी हो सकती है। स्किल डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए हमारा स्किल्स इंडिया मिशन है। तो चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, तो स्किल्स देना, स्किल इंपार्ट करना, मार्केट रेलेवेंट स्किल्स इंपार्ट करना, वो यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, सरकार की प्रायोरिटी है। अब जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 48% जो डिवाइड था बिटवीन द सैलरीज वुमेन वर अर्निंग एंड मेन वर अर्निंग, वो 2018-19 में 28% तक नैरो डाउन कर चुका है। लेकिन जिस पेस पे भी हम चल रहे हैं, हमको 70 साल और चलेंगे कि जेंडर पे गैप को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। और इसके लिए सरकारों को बहुत ज्यादा बोल्ड एक्शन और बोल्ड लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो जेंडर पे गैप है वो वाइडन ना हो सके, ताकि वी कैन प्रिवेंट दिस वाइडनिंग ऑफ द जेंडर पे गैप।
तो ये आज के 3 आर्टिकल से दोस्तों। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाने से पहले इसी आर्टिकल से संबंधित एक इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन है जिसको 2017 में लॉन्च करा गया था। तो इसमें मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें ILO, UN वुमेन एंड द OECD, ये तीनों इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं। मेन एम क्या है? मेन एम है टू अचीव इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेन एवरीवेयर। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जस्ट इन केस अगर प्रीलिम्स में ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है तो उस बेसिस में मैंने शेयर किया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे? ये क्वेश्चन ऑफ द डे जो है पहले आर्टिकल में से है, इंडिया हैज बीन अनएबल टू लेट गो इट्स हिस्टोरिकल हेसिटेशंस एंड फोबियास रिगार्डिंग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। आपने इसको कमेंट करना है 150 वर्ड्स में और आपने आंसर कहां पे करना है। सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। प्लीज इस ग्रुप में स्पैम मत करिए। आई डोंट नो ये फ्लो चार्ट के मैसेजेस कौन भेजी जा रहा है। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे इस तरह का स्पैमिंग वाला काम काइंडली मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ प्लीज मत करिए। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग, जहां पे आप ये क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। इसका एक्सेस पाने के लिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे इस नंबर पे 6280-133-177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम के ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ये कह के कि भैया मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री दो, और हमारी टीम के द्वारा आपको एंट्री मिली जाएगी। और आप इस नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में मैसेज कर सकते हैं। ना जाने से पहले अगर मैं बेस्ट आंसर की बात करूं तो अनु का बेस्ट आंसर है, अनु धिमन। अनु हमारे काफी रेगुलर व्यूअर हैं, पहले भी अनु काफी हमारे वीडियोस पे कमेंट करते थे, तो वेरी वेल डन अनु, नाइस टू सी योर आंसर एज द बेस्ट आंसर। मनमीत मैम ने सिलेक्ट किया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का। तो पहले अगेन यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द DRSC, उनके रीजन की बात करें बिकॉज ओरिजिनली तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। क्या उनका विजन है, सिग्निफिकेंस क्या है उनका, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट, विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लोकसभा, और शैल वी से विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, और क्या सजेशंस हैं उनको एनहांस करने के लिए। काफी अच्छा आंसर लिखा है। नाउ अगेन दोस्तों, जब आंसर लिखने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट ये करते हैं कि सर इतना लंबा आंसर है, 250 शब्दों से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, पॉसिबल नहीं है 15 मिनट में लिखना। आई कैन अग्री विद यू, फाइन। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको अपने इनर्शिया से बाहर निकालना है। देखिए हम ना वो सारे काम करते हैं कि भी खास करके हमको वो काम करने अच्छे लगते हैं जब हमको मेहनत ना करनी पड़े, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा, है ना। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी जाके आप अपने आप को चैलेंज कर पाएंगे। अपने आप को चैलेंज करके एक आंसर लिखना कितना अच्छा आपको लगेगा। मान लीजिए अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपने एक बार भी आंसर नहीं लिखा, आज अगर ये वीडियो को देख के आप एक आंसर लिखते हैं, चाहे उस आंसर को लिखने के लिए आपको 40 मिनट क्यों ना लगे, आपको तसल्ली होगी कि आज मैंने वो काम किया, बिकॉज आप अपने आप के साथ कंपीट कर रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कल कहां पे था, आज कहां पे हूं। ये आपके छोटे छोटे एफर्ट्स ही हैं जो कि आपको काम आएंगे, ठीक है। कोई ज्यादा स्पेशल सुपर पावर्स नहीं रिक्वायर्ड होती है यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये साधारण एफर्ट्स हैं आपके डे टू डे बेसिस में जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और आपको जाने से पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे यूपीएससी 2023 के इंडिविजुअल कोर्सेज में, लेट्स से अज्यूमिंगली कि आपने अपनी तैयारी खुद करी है सफिशिएंटली, आप घर बैठ के वीडियोस देख के या अपनी एनसीईआरटीज पढ़ के, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, बट लेट्स से आपको लगता है कि मेरे को हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या साइंस एंड टेक में या एथिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर गाइडेंस की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट मिल सकता है। सफिशिएंट आप अपना बंडल ऑफ कोर्सेज बना सकते हैं। उसके क्या क्या फीचर्स हैं आपके सामने मेंशन्ड है। अगर आपने इंडिविजुअल कोर्सेज को बाय करने के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूं, मिलूंगा आपको कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।